ये जो कोडिंग हुई है इसमें मेरा अपना मानना है कि इसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने ये कोडिंग की है, तो उसने लगता है पर्याप्त होमवर्क नहीं किया है। सामान्य प्रशासन विभाग जो इसकी नोडल एजेंसी है उसको 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं सिर्फ जातीय जनगणना करने के लिए। हो सकता है जनगणना खत्म होते होते और बजट बढ़ जाए। तो जातियों की कोडिंग देख रहा था जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो ऐसा लगता है कि वो जो हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो हिंदी का अल्फ़ाबेट है, हिंदी वर्णमाला है अ, ई वाला वर्णमाला, उसके अनुसार लगता है जातियों को पहले सजाया गया है। 1 2 3 4 करके 216 तक पहुंचाया गया है। 216 में ऐसा किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो इसमें से किसी भी जाति के नहीं है। एक कोड है 23 कोड है, वो किन्नर लोगों को दिया गया है, जिसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, जो मतलब जो ना स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं, उनको दिया गया है। तो उनका ये कहना है कि यदि कोई अनुसूचित जाति की माँ है किसी किन्नर की, तो उसको अनुसूचित जाति के ही फायदे मिलने चाहिए। कि कास्तों का कोड 22 है, लेकिन यदि आप लाला हैं तो आपको 206 नंबर का जो कोड है उस दर्जी में भेज दिया जाएगा। अच्छा। और आपको दर्जी का एक मान दिया जाएगा कि आप दर्जी का एक एक उपजाति, आप दर्जी में आते हैं। अभी 206 जो कोड नंबर है दर्जी का एक उपनाम के में श्रीवास्तव को दिया गया है। लोहार पिछड़ी जाती है, लेकिन लोहरा जब हो जाता है तो वो एसटी हो जाता है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको जनजाति कहते हैं। तो इसमें कुछ लोगों ने तो जानबूझकर इसका मतलब दुरुपयोग भी किया। और जातीय जनगणना 1931 के बाद हुई ही नहीं इस देश में। 1931 में अंग्रेज़ों के ज़माने हुई, उसके बाद सिर्फ SC ST की गणना होती रही। सोशल मीडिया पर कुछ लोग गुस्से में भी लिख रहे हैं, मैंने देखा कि अरे हम लोग श्रीवास्तव का दर्जी कैसे हो गए, सरकार ने हमारे साथ मजाक कर दिया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में जातीय गणना को लेकर सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। प्रथम चरण का समापन हो चुका है और अब बहुत जल्द दूसरे चरण का गणना जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पर, कई अखबारों में, टीवी चैनलों में भी आपने देखा होगा कि जातियों के कोड तय किए गए हैं कि कौन किस जाति का है। अब ये कोड से पता चल जाएगा। लेकिन जब से ये कोड तय किए गए उसके बाद इसको लेकर विवाद भी छिड़ गया है। कई लोगों ने इसमें अपनी जाति को लेकर अपनी बातें रखी हैं और इसमें जो त्रुटियां हैं उसे प्रशासन के सामने लाने की कोशिश की है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। सबसे पहले जो जाति गणना हो रही है और ये जो कोड तय किए गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? उसकी मैं दर्शकों को मैं पहले समझा दूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये जो जातीय जनगणना हो रही है बिहार में, ये 2 चरणों में हो रही है। और पहला चरण हो गया था जनवरी फरवरी में ही, वो छोटा चरण था, उसमें मेनली मकानों की नंबरिंग की गई और ये देखा गया। जो 15 अप्रैल से दूसरा चरण शुरू हो रहा है, सेकंड फेज़, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चरण है। और इस चरण में 17 सवाल किए जाएंगे। कुल मिला के 17 सवाल किए जाएंगे, जिसमें 15 सवाल जो हैं उनके कोड तय कर दिए गए हैं। जैसे आप किस धर्म के हैं, इसका भी एक कोड तय कर दिया गया कि हिंदू में 1, मुस्लिम में 2, ऐसे करके कोड एक तैयार है। या आप किस जाति के हैं, इसमें तो कुल मिला के 216 कोड तैयार कर दिए गए। बहुत लंबा चौड़ा कोडिंग है। उसके बाद आप कौन सा व्यवसाय करते हैं, आपकी क्या आय है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोडिंग के अनुसार की गई है। कोडिंग जो की गई उसको आपने समझा भी होगा, तो जातियों के कोड तय करने में किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया? वही मैं कहने जा रहा हूँ। तो देखिए, उसमें कोडिंग इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि आजकल बहुत कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है और इतना 12-13 करोड़ की आबादी है बिहार में। यहाँ जो भी जातीय जनगणना होगी तो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। इसी से समझिए कि सामान्य प्रशासन विभाग जो इसकी नोडल एजेंसी है उसको 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं सिर्फ जातीय जनगणना करने के लिए। हो सकता है जनगणना खत्म होते होते और बजट बढ़ जाए। तो ये कोई छोटा मोटा एक्सरसाइज नहीं है। तो कोडिंग की तो ज़रूरत होती है। जो मैं जातियों की कोडिंग देख रहा था जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो ऐसा लगता है कि वो जो हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो हिंदी का अल्फ़ाबेट है, हिंदी वर्णमाला है अ, ई वाला वर्णमाला, उसके अनुसार लगता है जातियों को पहले सजाया गया है। और उसके बाद लगता है कि ये सीधे उनको 1 2 3 4 करके 216 तक पहुंचाया गया है। 216 में ऐसा किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो इसमें से किसी भी जाति के नहीं है, वो 216 कोड है, उनका 216 कोड दिया गया है। अब देखिए, इसमें कुछ है भ्रांतियाँ, कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ पैदा हो रहे हैं। अब जैसे कि मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ और मैं अध्ययन करूँगा तो और नई नई बातें आए। जैसे कि
एक कोड है 23 कोड है, वो किन्नर लोगों को दिया गया है, जिसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, जो मतलब जो ना स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं, उनको दिया गया है। उस पर कुछ किन्नर कार्यकर्ताओं का कहना था, जो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, कि ये गलत किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि यदि कोई अनुसूचित जाति की माँ है किसी किन्नर की, तो उसको अनुसूचित जाति के ही फायदे मिलने चाहिए, है ना, उसको पिछड़ी जाति में शुमार करके नहीं रखना चाहिए। उसका ये कहना है कि किन्नर की जो जाति है उसमें भी दम है, उसकी बात में भी, उसको उसकी माँ के अनुसार तय करना चाहिए। उनका कहना है कि किन्नर कोई आसमान से नहीं आते हैं कि वो एक अलग प्रजाति हो गए, है ना। किन्नर को कोई ना कोई माँ जन्म देती है, तो उसके माँ के जन्म के जाति के मुताबिक उसका होना चाहिए। अब ये एक बहस का विषय हो सकता है, क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो खुद किन्नर के कार्यकर्ता हैं, पटना में ही हैं, तो मैंने उनकी बात आज देखी तो रखी आप पर। फिर देखिए कुछ और कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है। जैसे एक बड़ा कन्फ्यूज़न है वो ये कास्थों और लाला को लेकर है। देखिए बिहार में जो कास्ट है वो अगड़ी जाति ऐसे मानी जाती है, और उनको कोड 22 नंबर दिया गया है। कास्थों को बोलचाल में बहुत लोग लाला भी कहते हैं, बहुत कास्ट खुद भी कहते हैं कि मैं लाला हूँ, है ना। जिस तरह कुशवाहा को बोलचाल में बहुत लोग कोयरी कहते हैं, या चंद्रवंशी को बहुत लोग कहार कह देते हैं, उसी तरह कास्ट और लाला एक तरह से पर्यायवाची माने आते हैं बिहार के समाज में। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि कास्थों का कोड 22 है, लेकिन यदि आप लाला हैं तो आपको 206 नंबर का जो कोड है उस दर्जी में भेज दिया जाएगा। अच्छा। और आपको दर्जी का एक मान दिया जाएगा कि आप दर्जी का एक उपजाति, आप दर्जी में आते हैं। उसी तरह कास्थों की जो 12 उपजातियां होती हैं, कास्थों की 12 उपजातियां हैं, श्रीवास्तव हैं, अम्बष्ट हैं, कर्ण हैं, ये हैं 12 उपजातियां, जो उसमें श्रीवास्तव है, और बिहार में खासकर बड़ी संख्या में श्रीवास्तव कास्ट लोग रहते हैं। लेकिन उसमें भी देखा गया है कि उसको भी 206 जो कोड नंबर है दर्जी का एक उपनाम के में श्रीवास्तव को दिया गया है। तो ये भी मुझे थोड़ी अटपटी बात लग रही है, क्योंकि मैं तो मतलब बचपन से इसी समाज में रहा, यहाँ आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी श्रीवास्तव को दर्जी का काम करते हुए या किसी दर्जी को श्रीवास्तव का काम के आधार पर जाति थोड़ी बढ़ सकती है। नहीं, वो मैं नहीं कर रहा, काम कर सही आपने कहा, काम का नहीं है, लेकिन परंपरागत बहुत सारे काम जो है, जाति जो है परंपरागत, वो बहुत सारे मतलब पेशे से भी जुड़ी हुई हैं। ये भले अब तो मोबिलिटी, अब तो कोई काम कर सकता है, लेकिन बहुत सारी जो परंपरागत पेशा भी होता था किसी जाति से। कुम्हार का काम मिट्टी के बर्तन बनाना होता था, लोहार धोबी का काम कपड़े धोना होता था, मतलब मैं परंपरागत पेशों की बात कर रहा हूँ। तो ये बात है। इसी तरह एक दो और जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है वो एक लोहार और लोहरा को लेकर है। ये बहुत पुराना कन्फ्यूज़न है। मैं जब ST सेल में था, CID में, तभी का कन्फ्यूज़न है, क्योंकि लोहरा पिछड़ी जाति है और लोहार पिछड़ी जाति है, लेकिन लोहरा जब हो जाता है तो वो ST हो जाता है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको जनजाति कहते हैं। तो इसमें कुछ लोगों ने तो जानबूझकर इसका मतलब दुरुपयोग भी किया, और ऐसा भी मैं एक केस मैंने देखा था, उस पर मैंने FIR के आदेश भी दिए थे, लेकिन बाद में झारखंड अलग हो गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ। कि उसमें ये हुआ कि एक व्यक्ति था सम विश्वकर्मा, वो उनका सरनेम था, वो इंजीनियर थे, वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक वो उन्होंने अपना नाम लोहार कहा अपनी जाति को, पिछड़ी जाति, और अचानक उसके बाद उन्होंने लोहरा कहना शुरू कर दिया, और स्पेलिंग मिलता जुलता रहता हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और शेड्यूल ट्राइब का होकर बहुत तेज़ी से वो प्रमोशन लेते हुए चीफ इंजीनियर बन के बिजली बोर्ड है। बस सरासर वो फर्जीवाड़ा का मामला था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मेरा सिर्फ ये कहना है लोगों से, मैं यही अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए जातीय जनगणना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे सरकार को बहुत सारी मतलब नीतियाँ बनाने में मदद मिलेगी। बहुत लोग, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि अरे इससे तो बहुत जात पात बढ़ जाएगा, लेकिन ये मैं नहीं मानता। जात पात तो ऑलरेडी समाज में बढ़ना घटने की बात नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना 1931 के बाद हुई ही नहीं इस देश में। 1931 में अंग्रेज़ों के ज़माने हुई, उसके बाद सिर्फ SC/ST की गणना होती रही, कुछ प्रदेशों में करवाई गई जातीय जनगणना। तो एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, लोग इसमें सहयोग करें, जो भी व्यक्ति सरकारी कर्मी आपके यहाँ आए उसमें सहयोग करें, और यदि कन्फ्यूज़न है तो आप उससे पूछ के दूर कर लीजिए। लेकिन ये जो कोडिंग हुई है, इसमें मेरा अपना मानना है कि इसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने ये कोडिंग की है, तो उसने लगता है पर्याप्त होमवर्क नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया, और इसलिए इस तरह की भ्रांतियाँ आ रही है, इस तरह की त्रुटियाँ आ रही है। आज मैं देख रहा था, पता नहीं वो अपुष्ट समाचार है या पुष्ट समाचार है, कि 2-3 जातियों को उस कोडिंग से फिर हटा दिया गया, उसकी जगह 2-3 नई जातियाँ लाई गई। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कन्फ्यूज़न की स्थिति, असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। एक बड़ा एक्सरसाइज है, और अब तो 15 तारीख से शुरू हो जाएगा, आज 6 तारीख है, 9 दिन बाद ही। तो इसमें यदि कुछ त्रुटियाँ हो गई हैं, उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है,
तो उसका निराकरण होना चाहिए या फिर उसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए सामान्य प्रशासन विभाग को, जिससे लोगों में जो एक स्थिति है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो मैं तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग गुस्से में भी लिख रहे हैं, मैंने देखा कि अरे हम लोग श्रीवास्तव का दर्जी कैसे हो गए, सरकार ने हमारे साथ मजाक कर दिया वगैरह वगैरह। तो कम से कम वो भ्रम की स्थिति दूर हो। दूर करके फिर से उसे एक बार जारी करने। बिल्कुल। 15 तारीख से पहले मतलब जब आप समाज में जाएं उससे पहले तमाम त्रुटियों को दूर कर लें। जी, वो अच्छा होगा ना, अच्छा होगा। क्योंकि जब बड़ा एक्सरसाइज हो रहा है उसमें त्रुटियां रह जाएंगी, तब तो देखिए अब तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, बात पर लोग अदालत भी जाते हैं, जाना भी चाहिए। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तब क्यों नहीं अदालत जाइएगा। मान लीजिए इसी बात पर कोई चैलेंज अभी कर दे या बाद में भी कर दे और अदालत फिर रोक लगा दे कि आप जातीय जनगणना का परिणाम नहीं सार्वजनिक कर सकते हैं, तब तो ये जितनी जो ये है, जितनी मेहनत है, सब पर पानी फिर जाएगा। तो इसलिए जो भी होना चाहिए वो त्रुटि रहित होना चाहिए। ये त्रुटि अगर मान लीजिए कंटिन्यू रहा, इसे ठीक नहीं किया गया, तो इसका क्या असर पड़ सकता है? सबसे बड़ा असर जो जातीय गणना की गलती होगी, इसमें बहुत बड़ी सबसे बड़ी बात है कि आप आंकड़े ही ना गलत हो जाएंगे, पूरे आंकड़े गलत हो जाएंगे, है ना। एक सीधी बात लीजिए, आप यदि किसी ने कहा कि मैं लाला जी हूँ और आप उसको दर्जी बना देते हैं, दर्जी के कोड में डाल दिया, दर्जी के कोड में, ये तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। ये तो अर्थ का मतलब जो आपका जातीय जनगणना का जो उद्देश्य है कि सभी जातियों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सब जानना, आंकड़े जानना, ये तो मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो इसी को हटाने की जरूरत है, इस भ्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में जातीय गणना को लेकर सरकार और प्रशासन चुस्त जरूर है, लेकिन जो कोडिंग की व्यवस्था की गई है उसमें कई जगहों पर त्रुटियों की खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो कायस्थ समाज और उसके अंदर आने वाले जातियों को लेकर है कि आखिरकार लाला किस जाति का, श्रीवास्तव जो है वो किस जाति के। हम लोग भी बचपन से लगातार देखते आ रहे हैं, अपने घर मोहल्लों गली में भी देखा है कि जो श्रीवास्तव हैं वो खुद को लाला कहते हैं, वो कायस्थ जाति में अपने आप को बताते हैं। लेकिन जो इस बार कोडिंग की गई है उसमें कायस्थ को अलग कोड दिया गया है, श्रीवास्तव और लाला को अलग कोड दिया गया है, दर्जी का कोड दे दिया गया है। तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी गई है और इसके अलावा भी कई बातें पूर्व IPS अमिताभ दास जी ने बताई और जरूरी है कि सामान्य प्रशासन विभाग इसे ठीक करे। और तब जब 15 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना शुरू होगी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण गणना है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे और आंकड़े जो हैं वो गड़बड़ ना हो। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।